दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मैराथन सेशन में। करंट अफेयर सीरीज में आज एनवायरनमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर है और ये पार्ट 2 है। इसमें हम आज पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी एयर पॉल्यूशन हुए, वाटर पॉल्यूशन हुए, लाइट पॉल्यूशन हुए, उससे रिलेटेड कन्वेंशन जो इंटरनेशनल स्तर पर, उन सभी को देखेंगे। इसके पहले पार्ट फर्स्ट हुआ था। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें। यूपीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी सभी सब्जेक्ट की, और वो भी आप देखिए। और उसके साथ आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, स्टडी या IAS नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सीरीज या हमारी क्लासेस, कोई भी क्लासेस पसंद आ रही हो, तो अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए, आज जैसा कि हमने बताया एनवायरनमेंट इकोलॉजी में आज हम पॉल्यूशन को देखेंगे। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे पार्ट 3 में। तो पॉल्यूशन में आज सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ में क्या था। तो एयर पॉल्यूशन में सबसे पहला न्यूज़ था कि नेशनल टारगेट फॉर न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने अपना नया लक्ष्य जो है NCAP के लिए 2024 में पहले जो है 20 से 30% कमी करना निर्धारित किया गया था। अब क्या किया गया, 2026 तक जो है PM पार्टिकल्स में जो है 40% तक जो है रिड्यूस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा NCAP के बारे में जो है देख लेते हैं। तो जो 2019 का, जब 2019 की शुरुआत हुई थी, उसमें जो है ये आरंभ किया था। इसका उद्देश्य जो है वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, निवारण हेतु एक व्यापक जो है मिटिगेशन प्रोग्राम जो है अडॉप्ट करना था। शुरुआत में PM10 और PM2.5 की सांता में 2024 तक जो है 20 से 30% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2017 का आधार वर्ष मानकर। ठीक है, इसके बाद इससे कुछ मुख्य विशेषताएं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो NCAP के तहत अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कार्य योजना यानी प्लानिंग तैयार की गई है। ठीक है, इस कार्य योजनाओं को निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैं। जैसे इसमें अगर बताएं तो जैसे इसमें क्या है, वायु की गुणवत्ता संबंधी निगरानी नेटवर्क मजबूत करना, वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, इस बारे में लोगों को और अधिक जागरूक बनाना। ठीक है, और इसे जो है 132 शहरों में लागू किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं सबसे पहले NCAP के बारे में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। की फीचर्स हमने इम्पॉर्टेंट जो था वो बता ही दिए। अब इसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट की बात करें तो 2017 की तुलना में 2021-22 में 95 जो है अर्बन सिटी में PM10 की सांता में समग्र सुधार हुआ है। इसके अलावा PM10 जो है दिल्ली में की सांता 2017 से में 2041 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो घटकर 2021 में 196 ग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। अगर बात करें विफलताओं की या फेल्योर की, तो दिल्ली की वैश्विक स्तर पर लगातार चौथे वर्ष भी सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही। इसके अलावा दुनिया के शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 35 भारतीय शहर शामिल रहे हैं। ठीक है, WHO की जो वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में उल्लेख किया गया है कि PM2.5 की वार्षिक औसत सांता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2021 में भारत का कोई भी शहर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, इस आधार पर इसकी विफलताएं हैं। अब इसमें जो है ये सभी फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक पोर्टल है प्राण, यानी पोर्टल फॉर रेगुलेशन एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज की बात कर रहा है। इस पोर्टल का कारण ये निगरानी करता है। ठीक है, ये पोर्टल NCAP की निगरानी करता है। तो ये कुछ न्यूज़ हो गई। इससे रिलेटेड अन्य जो है कुछ न्यूज़ थे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इसके बारे में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। सेकंड न्यूज़ की बात करें, सेकंड न्यूज़ क्या था, नॉर्म्स फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स यानी TPSS क्यों न्यूज़ में था, TPPS क्यों न्यूज़ में था। तो सुर्खियों में इसलिए था कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सल्फर डाइऑक्साइड मानदंडों के अपनाने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों
ठीक है, यानी थर्मल पावर प्लांट को 2 वर्षों का और समय दिया है इस बारे में, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो 2015 में देखी गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को द्वारा पार्टिकुलर मैटर यानी पीएम, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड तथा जल के उपयोग के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को असूचित किया था। ठीक है, इसके अलावा पर्या प्रारंभ में इन मानदंडों को 2017 तक लागू करना था, बाद में 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया था। अब सल्फर डाइऑक्साइड को लागू करने की समय सीमा सभी 3 श्रेणियों को थर्मल पावर प्लांट के लिए और बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा हालांकि अगर पीएम पार्टिकल और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, उनके मानकों को पूरा करने के लिए अब समय सीमा को अपरिवर्तित किया गया है। ठीक है, मानदंडों का अनुपालन के लिए मौजूदा थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD, ठीक है, चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती आज जैसे उत्सर्जन नियंत्रकों का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब बात करें FGD क्या है, तो ये एक प्रौद्योगिकी का एक ऐसा सेट है जिसका उपयोग करके जो है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन संचालित संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लू गैस और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रक्रियाओं में होने वाले उत्सर्जन को, सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने की प्रक्रिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है FGD क्या है। ठीक है, यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो की फीचर्स हैं जो ध्यान रखना है उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। तो इसमें ताप विद्युत संयंत्रों में के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के जो है मानदंड जो है दिए गए हैं। यानी अगर बात करें मानदंड की तो कैटेगरी ए की बात करें, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो उसमें 2022 के अंत तक सल्फर उत्सर्जन के अलावा अन्य मापदंडों के लिए समय सीमा है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की डेडलाइन बात करें तो इसमें 2024 के दिया गया है। और कैटेगरी बी में जो देखेंगे 2023 के अंत तक दिया गया है, और इसमें जो है 2025 का अंत। इस ऐसी कैटेगरी जो है शेष रिमेनिंग प्लांट्स के लिए 2000 एंड ऑफ 24 एंड ऑफ 26। तो इसमें एक आपकी जिज्ञासा के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप जानते हैं कि कोयले से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट वो जो है परिवेशी वायु में आधी से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड सांता और 30% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके अलावा 20% पीएम पार्टिकल का योगदान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQMP क्यों न्यूज में है। तो हाल ही में जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयला के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब CAQM से रिलेटेड अन्य तथ्य देख लेते हैं। CAQM ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयला के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि जो थर्मल पावर प्लांट से सल्फर की मात्रा कम वाले कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध की छूट दी गई है। कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन की तिथि की बात करें, ठीक है, तो कोयला का उपयोग पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से PNG यानी जो पाइप्ड नेचुरल गैस की अवसंरचना और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में लागू होगा। जहां PNG की आपूर्ति भी अभी उपलब्ध नहीं है वहां यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में CAQM के बारे में यानी कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किए गए हैं। पहली बार 2020 में एक अध्यादेश जारी करके ये स्थापित किया गया। इसका अगर अध्यक्ष की बात करें, चेयरपर्सन की बात करें तो पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का कार्य अनुभव तथा 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव करने वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अपील की बात करें तो CAQM के आदेशों के निर्देशों को आदि NGT में चुनौती दी जा सकती है। इसके कार्य की बात करें तो यह वायु की गुणवत्ता की निगरानी
करता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने नियंत्रित करने के लिए योजना बनाता है, क्रियान्वित करता है, या तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज में है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप, इसके बारे में आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बायोडिकम्पोजर कैप्सूल ये न्यूज में था, क्यों था? तो इसे जो है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो है विकसित किया गया है, और यह कैप्सूल 15 से 20 दिनों का अवधि में पराली को खाद में बदलकर इसे अपघटन की प्रक्रिया है या लाभकारी सूक्ष्मजीवों का एक समूह बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये किसके लिए संबंधित है? बायोडिकम्पोजर कैप्सूल, ये ध्यान रखना, बायोडिकम्पोजर कैप्सूल किसके लिए संबंधित? पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। WHO का एयर क्वालिटी डाटाबेस क्यों न्यूज में था? WHO ने अपने वायु गुणवत्ता डेटाबेस के लिए 2022 का अपडेट जारी किया है। अब बात करते हैं 2022 के अपडेट के। तो 2022 के अपडेट से पता चलता है कि लगभग संपूर्ण वैश्विक आबादी का यानी 99% WHO की स्वीकार गुणवत्ता सीमा से अधिक प्रदूषित वायु में श्वास लेती है। ठीक है, इसके अलावा नया गुणवत्ता डेटाबेस पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता की वास्तविक माप प्रस्तुत करता है। यह एक सामान्य शहरी प्रदूषक और पार्टिकुलेट मैटर तथा ओजोन की पूर्ववर्ती घटक है। अगर बात करें, इसमें PM10 PM2.5 के बराबर या उससे छोटे व्यास के पार्टिकुलेट मैटर की माप भी शामिल है। ठीक है, अब थोड़ा सा WHO के वायु गुणवत्ता निर्देश के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जैसा कि सामान्य प्रदूषक बात करें, जैसे PM, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक जो है ये अनुशासित स्तर और अंतरिम लक्ष्य शामिल है। इसे पहली बार 1987 में जो है जारी किया गया था। इसका नवीनतम जो वैश्विक संस्करण 2021 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ WHO के 2021 की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अन्य जो है न्यूज़ में था, यानी नेशनल एयर रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में था। ये जो है भारत में जलवायु विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सूचना तंत्र है। यह तंत्र सरकार की नगरपालिकाओं और स्टार्टअप और निजी कार्यों के निर्णय की मदद करेगा। ठीक है, अब बाकी इसमें जो है इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अन्य पहल यानी अदर इनिशिएटिव टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें जो है भारत स्टेज 6 की चर्चा की गई है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS मानकों के बारे में थोड़ा सा बात करें तो BS जो होता है वो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन उपकरणों में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये मानदंड पूरे यूरोपीय उत्सर्जन मानकों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा पहली बार BS मानदंड BS1 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 में BS6 मानदंड अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें BS6 का अनुपालन की बात करें, पेट्रोल वाहनों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 25% कमी करेंगे। साथ ही इनके द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। BS4 मानकों में यह 80 किलोग्राम प्रति मीटर था। ठीक है, इसके अलावा डीजल वाहनों की बात करें तो 3 प्रदूषक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, PM पार्टिकुलेट मैटर यानी नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर को 70% से कम करना है। इन्हें लागू कराने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय सीमा और मानक निर्धारित करता है, और इन मानकों का वाहन निर्माताओं द्वारा पालन करना जो है अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेम स्टेज 4 की। ये क्यों न्यूज में है? केंद्र सरकार ने कृषि उपकरणों के लिए ट्रेम स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। ट्रेम उत्सर्जन मानक की बात करें तो ये 2022 अप्रैल 2022 से 50
हार्स पावर के बड़े इंजन वाले ट्रैक्टरों पर लागू होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो 50 हार्स पावर से कम क्षमता वाले इंजन हैं, यानी जो समग्र उद्योग का बड़ा हिस्सा है, वो ट्रेम थर्ड ए मानदंडों पर शामिल होंगे। वर्तमान में ट्रेम थर्ड ए उत्सर्जन मानदंडों के विभिन्न एचपी श्रेणियों वाले ट्रैक्टरों पर लागू किए गए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से जो है भारत स्टेज 5 मानकों के विभिन्न श्रेणी के इंजन शामिल है। इनमें 8 किलोवाट के छोटे भी इंजन से लेकर 560 किलोवाट के बड़े इंजन तक शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो पोलिटाइजेशन एंड टॉर्फिक्सन, यह क्यों न्यूज में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन एंड टॉर्फेक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा और इनके लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये पेलेटाइजेशन है ये क्या है। तो पेलेटाइजेशन प्रक्रिया में कतरने, सुखाने, पीसने, गोला बनाने की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो टॉर्फेक्शन क्या? टॉर्फेक्शन कार्बनिक बायोमास का तापीय क्षरण है। नेक्स्ट, ग्रीन क्रैकर्स क्यों न्यूज में थे? पारंपरिक पटाखों के विपरीत जो है 30% कम प्रदूषण करते हैं, यानी एकदम ग्रीन क्रैकर नहीं है, इनमें पोल्यूशन होता है उससे 3% कम होता है, 30% कम होता है नॉर्मल पटाखों से। इसके बेनिफिट क्या है इसको पता ही होगा, यानी इसमें अगर बात करें तो ये उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करते हैं, धूल कण अवशोषित करते हैं, इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व जो है शामिल नहीं होते। अब बात के उत्पादक, इनका उत्पादन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता करते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को यह प्रमाणित करने का दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ब्रीथ लाइफ कैंपेन, ये क्यों न्यूज में था? तो 2016 में शुरू किया गया था। यह एक वैश्विक अभियान है। यह शहरों और लोगों को हमारे स्वास्थ्य और जलवायु की रक्षा के लिए 2030 तक वायु प्रदूषण को सुरक्षित स्तर पर लाने की कार्रवाई को प्रेरित करता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो WHO, यूनेप और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition के द्वारा किया जाता है। भारत के कई शहर जैसे बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून आज इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन। वो तो एयर पॉल्यूशन के बारे में देख लिया गया, वाटर पॉल्यूशन और उससे रिलेटेड जो है कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो पहला न्यूज है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022। तो देखते हैं ये क्यों न्यूज में था। यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 पेरिस में जो है ये संपन्न हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज यूएन वाटर, यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर यानी IGRAC द्वारा जो है ये किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भूजल पर ध्यान आकर्षित करना। शिखर सम्मेलन में जो है 2022 में यूएन वाटर द्वारा चलाए जा रहे ग्राउंड वाटर मेकिंग इनिशिएटिव विजिबल अभियान का समापन किया गया। ठीक है, इसके अलावा शिखर सम्मेलन में जल के अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और सस्टेनेबल उपयोग के संरक्षण और कंजर्वेशन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2022 का आधार रेखा के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, 2020 में SDG 6 GF के 5 स्तंभ जारी किए गए थे। इनके नाम की बात करें तो क्या है? तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इनोवेशन, फाइनेंस एंड गवर्नेंस। ठीक है, ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है ये भू जल, शैलों और मृदा परतों में भंडारित जल है। पृथ्वी पर तरल अवस्था में ताजे पानी का 99% हिस्सा जो है ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। इससे रिलेटेड और न्यूज की बात करें तो उससे पहले हम एक देखते थे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूएन वाटर के बारे में। तो यूएन वाटर या मीठे पानी और स्वच्छता से संबंधित मामलों के लिए यूएन का एक अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र है। ठीक है,
IGARAC की बात करें तो यूनेस्को का एक केंद्र है। यह विश्व यानी WMO विश्व मौसम संगठन के अधीन कार्य करता है। इसे नीदरलैंड के फाइनेंस मिलता है। यह भूजल संसाधनों के क्षेत्रीय और सीमा पारी स्तर के आकलन की निगरानी करने के लिए विशेष संगठन है। IGRAC एक प्रमुख उत्पादकों में से वैश्विक भूजल सूचना प्रणाली है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज की बात करें तो एक न्यूज़ था डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य संघ क्षेत्रों में संयुक्त रूप से समय समय पर भूजल संसाधन आकलन जारी करते हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावली जो है दिए गए हैं, जैसे अगर बात करें तो अधिदोहन यानी ओवर एक्सप्लॉयड क्या है, तो इसमें एक वर्ष में भूजल जितना पुनर्भर होता है उससे अधिक जल का निकासी अधिदोहन कहा जाता है। इसके अलावा क्रिटिकल गंभीर परिस्थिति के बारे में क्या है, तो वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका 90 से 100% दोहन सुरक्षित स्थिति जानी जाती है। सेफ क्या है, सेफ कैटेगरी में किस में आता है, भूजल भरण का 70% से कम दोहन सुरक्षित हो। ठीक है, तो ये भी एक उससे रिलेटेड जो है न्यूज़ दिया गया है, जो हमने बताया था कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन, ये न्यूज़ में क्या था, 2022 के यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग के वाटर कन्वेंशन यानी जल अभिसमय की 30वीं वर्षगांठ है। वाटर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ द ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992 के बारे में जो है ये है। तो इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपाय है और एक अंतर सरकारी भी मंच है। इसे 1992 में जो है हेलेंस्की में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ था। प्रारंभ में इसे एक क्षेत्रीय उपाय के रूप में लागू किया गया था। 2016 में इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया था। अब तो इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है ट्रांस बाउंड्री वाले जल संसाधनों के जो सस्टेनेबल उपयोग के लिए सुनिश्चित करना, यानी 2 या 2 से अधिक देशों में विस्तृत झील, नदी, घाटियाँ, जल भंडार आदि के ट्रांस बाउंड्री जल संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसमें शामिल जो पक्षकार देश होते हैं उनको ट्रांस बाउंड्री जल उचित और न्यायसंगत उपयोग के साथ साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट के भी अनिवार्य किया जाता है। इसके अलावा किसी अगर ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्स के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को संबंधित समझौते और संयुक्त निकायों की स्थापना करने के लिए सहयोग करना होगा। और वाटर कंजर्वेशन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात जिसमें करता है, और लक्ष्य 6.5 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली संसाधन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ की बातें देख लेते हैं। वर्ल्ड वाटर फोरम 2022 में वाटर कन्वेंशन द्वारा 9वें वर्ल्ड वाटर फोरम में पहली बार ट्रांस बाउंड्री पवेलियन का आयोजन किया गया। 9वें वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल के डाकर में शहर में हुआ। वर्ल्ड वाटर फोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जल से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। यह 1997 के प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। फोरम में मुख्यतः जो है अंतर्राष्ट्रीय जल समुदाय और प्रमुख निर्णय निर्माताओं को वैश्विक जल संबंधित चुनौतियों पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक सेकंड, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, क्या भारत इसका मेंबर नहीं है। इसे 1947 में यूनाइटेड नेशन आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल जो है उसके द्वारा की गई थी। उद्देश्य की बात की, उद्देश्य तो बात बताई थी कि ये जो है संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी इसका जो मेंबर जो है भारत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स, ये क्यों न्यूज़ में था। तो बात करें अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स की, तो इसके शीर्षक से एक पुस्तक जारी की गई। यह पुस्तक निम्नलिखित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा संकलित है, जिसमें कौन कौन शामिल है। अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान, ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें इसके बारे में तो ये जो है, इसके अलावा इसमें ये शामिल होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एक्स फ्लेक्सेस एंड रिसोर्स, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, यानी ये 3 संगठन इसमें शामिल है इसको जारी करने वाले, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स में आमतौर पर लवण युक्त जल, खारा जल, कृषि सिंचाई के लिए अपवाही जल, उपचारित और अनुपचारित अवशिष्ट जल प्रवाह आदि शामिल है। इस जल का उपयोग के लिए अधिक जटिल प्रबंधन पद्धतियां, कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है। यह पुस्तक अपरंपरागत जल संसाधनों की निम्नलिखित 6 व्यापक श्रेणियों की पहचान की गई है। ठीक है, और वो 6 व्यापक श्रेणियां क्या हैं उसको पहले हम आपको आगे दिखा देते हैं। तो 6 व्यापक श्रेणियों की पहले बात कर लेते हैं। तो 6 व्यापक श्रेणियों में सबसे पहले हम आपको बताएं कौन कौन सा आता है। क्लाउडेड सीडिंग या वर्षा वृद्धि और कोहरा संचयन द्वारा वायु एवं भूमि का जल का संचयन, पहली श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी हो गई कोहरे के संचयन और सूक्ष्म जल ग्रहण के क्षेत्र में वर्षा जल संचयन को कम लागत तथा निम्न प्रभाव वाले तरीकों के रूप में चिन्हित करना। तीसरी श्रेणी में आता है जो अलवणीकरण पद्धति, यानी इस पद्धति में मानव उपभोग के लिए ताज़ा जल प्राप्त करने के अवशिष्ट जल को लवण अन्य खनिजों से अलग करना। चौथी श्रेणी में आता है ताज़ा और खारे भूजल का, यानी अपतटीय और तटवर्ती दोहन। पांचवी श्रेणी में आता है उपयोग के लिए किए गए जल को पुनः उपयोग करना। छठी श्रेणी में आता है जल को पानी की कमी वाले क्षेत्रों से पहुंचाना। छठी श्रेणी में आता है, ठीक है, छठी श्रेणी में आएगा वर्षा जल का सूक्ष्म स्तर पर संचयन करना। तो ये जो है इस बुक में 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ सुर्खियों की बात कर लें तो ग्रे वाटर जो है न्यूज़ में था। ग्रे वाटर क्या है? तमिलनाडु के पप्पनकुड़ी गांव में ग्रे वाटर प्रबंधन सिस्टम को 100% स्तर पर लागू किया जा रहा है। ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें स्नान, शावर, हैंड वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन और डिश वाटर, किचन सिंक से जो भी अपशिष्ट जल शामिल होते हैं। इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। यानी शौचालय से जो जल निकलते हैं इसको शामिल नहीं किया जाता, इसको छोड़कर और जल शामिल है। अब इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। इससे पर्यावरण में होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सकता है या ताज़े जल को मांग को कम कर सकता है, यानी इसको रिसाइकल द्वारा। इसके अलावा वर्षा जल के संचयन के विपरीत ग्रे वाटर विश्वसनीय जल है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इस प्रकार इससे सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है। तो यह एक बेहतर पोषक तत्व और उर्वरक स्रोत बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? हैवी मेटल के बारे में, यानी भारी धातु संदूषण के बारे में जो है न्यूज में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार 75% नदी निगरानी स्टेशनों में भारी धातु प्रदूषण यानी संदूषण की सूचना दी गई है। ठीक है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो 117 नदियों और सहायक नदियों में विस्तारित 1/4 निगरानी स्टेशनों में 2 या 2 से अधिक विषाक्त धातुओं के उच्च स्तर की रिपोर्ट की गई है। 7 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में खतरे में है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, भारी धातु के बारे में आपको पता होगा। उससे पहले सामान्य भूजल संदूषक और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले पॉल्यूटेंट मटेरियल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्सेनिक, वो क्या प्रभाव डालता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में ये अलग पूछ ही लेता है, यहाँ नहीं तो स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है। आर्सेनिक क्या प्रभाव डालता है मानव स्वास्थ्य पर? तो इसे कौन सा नामक रोग होता है? तो इसे ब्लैक फुट डिजीज होती है। ये इसमें मेलानिसिस, कोरोटिसिस, हाइपरकोरोटिसिस जैसे दर्दनाक विकृत त्वचा संबंधी विकार, लीवर किडनी बीमारी, हृदय फेफड़ों की बीमारी, कई प्रकार के कैंसर होने वाले मौतें हैं इसमें। ठीक है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होती है। इसके बाद फ्लोराइड से क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है मानव के? इससे स्केलेटल फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जो डेंटल फ्लोरोसिस आदि। इसके अलावा अगर बात करें मैग्नीज, इससे क्या बौद्धिक विकास बाधित होना शामिल है। यूरेनियम से क्या होता है? अगर पाया जाए किडनी खराब हो जाए, कैंसर खतरे में वृद्धि होती है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, यानी कोलेक्ट्रल कैंसर
थायराइड रोग, न्यूरल ट्यूब विकार आदि खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें एक नहीं लिखा गया है PFAS, यानी भ्रूण और स्तनपान कराने वाले शिशुओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। वृषण और किडनी में कैंसर, लीवर की क्षति, प्रतिरक्षा सिस्टम और थायराइड संबंधी प्रभाव, कोलेस्ट्रॉल संबंधी अन्य परिवर्तन शामिल है। ठीक है, इन प्रदूषणों के शामिल होने से जो है, कंटेनमेंट मिलने से जो है, ये सब जो है विकार हो सकते हैं। अब थोड़ा सा भारी धातु के बारे में जान लेते हैं। तो भारी धातुएं जो हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है, इनका परमाणु भार अधिक होता है, साथ ही इनका जो जल का घनत्व होता है कम से कम 5 गुना अधिक होता है। जो हैवली इफेक्ट भारी धातु हैं जिसमें पीबी, सीसा, निकिल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा शामिल है। अब भारी धातुओं के संपर्क में आने से अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले प्रभाव जो है हेल्थ पर देख लेते हैं। हेल्थ पर क्या होता है? इसके संपर्क में धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां, तंत्रिका संबंधी अपक्षय प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन आदि रोग का खतरा बढ़ जाता है। इन्वायरमेंट का प्रभाव क्या पड़ता है? कार्बनिक प्रदूषकों के जैविक निम्नीकरण की क्षमता प्रभावित होती है, इसमें वे कम अपक्षयी कारिक हो जाते हैं। पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है? मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, 2021 में IIT मंडी ने जल के नमूनों में भारी धातुओं के अलग करने के लिए एक बायो पॉलीमर आधारित सामग्री का उपयोग करके एक रेशेदार फिल्टर यानी फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर विकसित किया। ठीक है, अब ये इसी से रिलेटेड कुछ अदर न्यूज है, यानी लेड पॉइजनिंग यानी सीसा विषाक्तता जिसे हिंदी में कहते हैं, ये है क्या? यानी शीशे का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? लेड का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? लेड से हल्के प्रभाव आने से सिर दर्द, जी मचलाना, चिड़चिड़ापन, थकान, पेट पैर दर्द ये सब चालू हो जाता है। समय से पहले जन्म, ठीक है, जन्म के समय कम वजन, नवजात शिशु प्रभाव। लेड के संपर्क में आने से शरीर में एनीमिया का खतरा बढ़ता है। ठीक है, शीशे में अधिक प्रभाव आने के कारण विशेषकर बच्चों में मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है, IQ लेवल कम हो जाता है। तो ये सब लेड के प्रभाव हैं। तो सबसे पहले अगर इसको ध्यान लेते हैं, ये सोर्स ऑफ लेड की बात कर लेते हैं। लेड जो होता है वो क्रस्ट के प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली एक विषाक्त धातु है। खनन, प्रगलन, शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू उत्पाद जैसे अगर बात करें किसमें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अवैज्ञानिक रिसाइकलिंग के कारण जो है इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और बैटरियों में भी लेड का उपयोग किया जाता है। मिट्टी से बनी धातुओं में जो है, पॉटरीज में जैसे अगर बात करें चमकदार बर्तन, चीनी मिट्टी के पात्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ भारत पर वहन किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये जो हैं शीशे से यानी लेड से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है राज्य हैं। और इसकी अगर बात करें तो सीसा विषाक्तता के बारे में रिपोर्ट जो है नीति आयोग और CSIR ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। तो ये पूरा इसका एक ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो इसमें क्यों न्यूज में है पर एंड पॉलीक्लोरो अल्काइल पदार्थ। ठीक है, पर एंड पॉलीक्लोरो सब्सटेंस क्यों न्यूज में, PFAS। तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के कई स्थानों पर वर्षा का जल PFAS से प्रदूषित है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। PFAS एक प्रकार का रसायन है जिसमें आंशिक और पूर्णतः क्लोरीन युक्त कार्बनिक श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर कार्बन फ्लोरीन की बात करें तो इन मजबूत बॉन्ड के कारण यह पर्यावरण में दीर्घकालिक रूप से बने रहते हैं और इसके डिकम्पोजिशन में अत्यधिक समय लगता है। इन्हें फाइबर केमिकल्स या चिरस्थायी रसायन भी कहा जाता है। थोड़ा सा PFAS के से जुड़े जो है मुद्दे के बारे में बात कर लें तो उसके पहले एक आपको
और न्यूज़ में बता दें इसमें क्या है, परफ्लोरोऑक्टेन यानी सल्फोनिक एसिड PFOS तथा परफ्लोरोऑक्टिन एसिड यानी PFOS जैसे PFAS के अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध किया गया। इसके तहत सदस्यों पर इसके उत्पादन और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम PFAS के आम उपयोग की बात कर लें, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पकाने में, अग्निशामक फोम में, पानी और तेल प्रूफ पर जो है जैकेट बनाने में। इसके अलावा अगर बात करें दाग प्रतिरोधी कॉलिन बनाने में, और इसके अलावा जैवनाशिक घरेलू यानी हाउस होल्ड गैजेट्स बनाने में, सफाई अभिकर्मक बनाने में, फूड पैकेजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रयोग से जुड़े मुद्दों की। कंसर्न एसोसिएटेड यूज ऑफ PFAS। तो जैसा कि आपको पता ही, अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, पर्यावरण में सतत उपस्थित के कारण ये व्यक्तियों की और पशुओं की रक्त में पाए जाते हैं। वे स्वास्थ्य खतरों से जुड़े उच्च जोखिम को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे अगर बात करें कैसे, तो इसमें जैसे जो फर्टिलिटी होती है उसको कम कर सकते हैं, बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, बॉडी हार्मोन्स पर प्रभाव डालते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करने में प्रभाव डालते हैं, लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी और टेस्टिकुलर जो है कैंसर हो सकता है। ठीक है, और इसे जो है कैप्चर और डिस्ट्रॉय करना जो है कठिन है। अब इससे रिलेटेड अन्य न्यूज़ देख लेते हैं। अदर वाटर पॉल्यूटेंट इन न्यूज, तो नोनिल फोनिल ये न्यूज में था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अध्ययन में संपूर्ण भारत में पेयजल में विषाक्त रासायनिक में नोनीफेनोल यानी NP की उच्च उपस्थिति का पता चला है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका उपयोग से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह एक अंतःस्रावी विघटनकारी तत्व होता है। यह जन्म दोष, त्वचा और आंखों के जलन आदि जैसे प्रदूषकों के लिए प्रभाव होता है। अब नेक्स्ट जो है प्रदूषक की बात करें, एंडोसल्फान। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान के प्रयोग से पीड़ितों को 5 लाख रुपए के मुआवजे की बात की गई। तो ये न्यूज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरिन बायोसाइड है। इसका उपयोग न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा करके कीटों को, घुनों को, यानी जो घुन होते हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। इसका छिड़काव कपास, काजू, फल, चाय और तंबाकू आदि फसलों पर किया जाता है। 2011 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समय के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद तो एलाक्लोर, डायलोक्लोरस, टाइक्लोरोफॉस्मिडान, माइथाइल पैराथियान फोरेट, ट्राइजोफेस भी दिसंबर 2020 से पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो क्लोरोपायरिसिस और फिप्रोनिल, एट्राजीन और पैराकाट या गैर लाभकारी संस्था पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में ये पदार्थ का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इनके उपयोग से भारत में कीटनाशक विनियमन की बात करें तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की तुलना में बहुत अधिक है। अगर बात करें जो पहला प्रदूषक है क्लोरोपायरिफिकास की, यह उपयोग पत्तों और मिट्टी के उत्पन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड प्रदूषक की बात करें तो एफ्रोनिल, इसका उपयोग जो है चींटियों और मूंगों, तिलचट्टे, पिस्सू आदि के नियंत्रित करने के लिए जाता है। एट्राजीन की बात करें तो एट्राजीन जो है इसका उपयोग करके जो है वार्षिक घास और चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को चयनित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पैराकाट की, एक ये जो है क्या है, हर्बिसाइड है यानी शकनाशी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खरपतवार और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या न्यूज में था, माइक्रोप्लास्टिक। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के अध्ययन से चेतावनी दी गई है कि कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति से मछलियों को नुकसान पहुंच रहा है।
अगर बात करें माइक्रो प्लास्टिक का आकार की, तो माइक्रो प्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है और इनमें माइक्रो फाइबर यानी सबसे प्रचुर मात्रा में, इसके अलावा टुकड़े, छर्रे, फ्लैक्स सीड आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म के बारे में आपको बता देते हैं। रमन स्टेटोस्कोपी, ये क्या है? ये जो है एक ध्वंसात्मक रसायन विश्लेषक तकनीक है। यह रसायन संरचना, जड़ और आणविक प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक जानकारी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं नैनो प्लास्टिक के बारे में, देख लेते हैं। तो नैनो प्लास्टिक क्यों न्यूज में है? शोधकर्ताओं ने जीवों में नैनो प्लास्टिक की मात्रा में पता लगाने के लिए मापने के लिए एक नई धात्विक फिंगरप्रिंट आधारित विधि विकसित की है। इस अध्ययन से जो है रिसर्चर जो है सलाद पत्ता के पौधे को पर्यावरण के सामान्यतः पाए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट में से पॉलीस्टाइनिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो प्लास्टिक से संपर्क में लाए थे। नैनो प्लास्टिक अपशिष्ट के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनका आकार 1000 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर में 1 मीटर के एक अरबवें हिस्से के बराबर होता है। यह मनुष्य को कोशिका क्षति, सूजन का कारण बन सकता है। साथ ही यह समुद्री जीवों के विकास में बाधा और लार्वा विकृत अन्य विषाक्तताओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, अर्थ गंगा की न्यूज में था। तो हाल ही में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित किया गया। अर्थ गंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी अवधारणा जो है 2019 में जो है कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह अवधारणा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को जारी करने के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने केंद्रित है। नमामि गंगे गंगा और उसके सहायक नदियों को साफ करने के लिए सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो अर्थ गंगा परियोजना का उद्देश्य गंगा बेसिन क्षेत्रों का विकास करना, ताकि इन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का 3% योगदान दे सके। यह अनुमान लगाया गया है कि इनमें 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक लाभ होगा। हालांकि गंगा की सफाई आज तक नहीं हो सकी। अर्थ गंगा के तहत गतिविधियां और उसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मलगाद अवशिष्ट जल का जो है मुद्रीकरण, पुनर्उपयोग, आजीविका सृजन के अवसर, जन भागीदारी। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। अर्थ गंगा के तहत शुरू की गई नई पहलों की बात करें तो जलज, और इसके अलावा जलज में क्या है, इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई। ये स्थान उन राज्यों में स्थित है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, इसके तहत छोटी छोटी दुकानों, फ्लोटिंग मोबाइल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर प्रदान करना। इसके अलावा एनएमसीजी और सलाहकार भारती के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हुआ। गंगा नदी प्रवाह वाले 5 राज्यों में 75% सहकार गंगा ग्रामों की पहचान की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसान, उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के मध्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। साथ ही गंगा ब्रांड के तहत प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादों, विपणन, मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना। तीसरा क्या है, पर्यटन संबंधी पोर्टल जो है IM अवतार की शुरुआत की। पर्यटन को सुविधाजनक बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, गंगा के घाटों एवं NMCG द्वारा स्थापित की गई अन्य परिसंपत्तियों के सस्टेनेबल को सुनिश्चित करना। तो ये कुछ इसकी नई पहलें हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक सेकंड, पहले बता दें क्या क्या है इसमें। इसमें है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो है न्यूज में थी। ठीक है, स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें, अदर इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो भारत टैप, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है,
ये कंडक्ट किया जा रहा है अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मर 2.0, अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन 2.0। एम क्या है इसका? एम है भारत में टैप पहल का उद्देश्य कम जल प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना। सेकंड क्या है? निर्मल जल प्रयास। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद माही की पहल निर्मल जल प्रयास को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? एम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका उद्देश्य है भूजल का मानचित्रण करना और प्रतिवर्ष 5 करोड़ लीटर जल की बचत करना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जल पुरस्कार न्यूज में है नेशनल वाटर अवार्ड्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया ये 4th जो है नेशनल वाटर अवार्ड है। इसके अलावा जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता को जल के महत्व के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा डेवलप किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चयनित गांवों को भूजल स्तर में पहचान करना। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ सुजल प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। ठीक है, स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय प्रदान करता है। 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें अगर बात करें सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ओपन डिफेक्शन फ्री, प्लस इसके अलावा क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, पेयजल सर्वेक्षण। तो पेयजल सर्वेक्षण की बात करें तो इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो है कंडक्ट किया गया है और यह अमृत 2.0 के तहत जो है ये सर्वेक्षण जो जमीनी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। पेयजल सर्वेक्षण या अमृत मिशन के लिए एक निगरानी उपकरण एक त्वरक के रूप में कार्य करेगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है, एक सेकंड, उद्देश्य इसका है पेयजल सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। और इसके की फोकस एरिया की बात करें तो इसमें जल उपयोगिता सेवाएं, प्रयुक्त जल उपयोगिता सेवाएं, जल निकाय, स्वच्छ जल और सर्वोत्तम अभ्यास नवाचार ये सब शामिल हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रदूषण की, लैंड डिग्रेडेशन की, यानी भू निम्नीकरण से रिलेटेड क्या न्यूज में है। सबसे पहला न्यूज है इसके रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था, आपको याद होगा कि उसको क्या कहते थे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के पक्षकारों ने COP15 का 15वां सत्र कोडे डी आइवरी के अबीदाजान में संपर्क हुआ, यानी आइवरी कोस्ट है अफ्रीका में, वहाँ पर संपन्न हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है कॉप 2001 से द्विवार्षिक रूप से अपनी बैठक आयोजित करता है। COP15 की जो थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम सिक्योरिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी। ठीक है, इसके अलावा COP15 के बारे में बात करें, सरकारों और निजी क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी के नेतृत्वकर्ता और दुनिया भर के अन्य प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा, भविष्य में भूमि के सतत प्रबंधन की प्रगति पर विचार करेगा। 2019 में भारत ने UNCCD में COP14 की मेजबानी की थी। इसके अलावा COP14 सम्मेलन भारत ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर को लैंड डिग्रेडेशन भूमि को पुनर्बहाली का रखा था, यानी रिस्टोर करना था। ये आपको टारगेट याद रखना है। COP14 की थीम क्या थी? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। तो आप में इसमें क्या रखना है, याद रखना है थीम, और उसके अलावा उसके जो भारत ने अपना रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेशन लैंड बाय 2030 ये COP14 में किया गया था, ये चीज़ याद रखना है। अब COP15 के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नई कमिटमेंट की गई है। नई कमिटमेंट में क्या दिया? 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि का पुनर्स्थापन,
2022-24 के लिए सूखे और एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक चेतावनी, जोखिम मूल्यांकन सहित योजनाओं नीतियाँ डिजाइन किया जाएगी। रेत और धूल तूफान तथा अन्य बढ़ते आपदाओं को समाधान किया जाएगा। इसके अलावा इंश्योर किया जाएगा कि रियो सम्मेलन के 3 सत्रों, यानी जो एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके अलावा यूएनसीसीडी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बीच अधिक से अधिक समन्वय स्थापित किया जाएगा। नई डिक्लेरेशन की गई कुछ। अब डिक्लेरेशन के बारे में एक ध्यान रखना है कि अभिदाजन आवाहन, अभिदाजन जो है कॉल जो है, ये किससे संबंधित है आपको ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन डिजर्टिफिकेशन है उससे संबंधित है। ये दीर्घकालिक पर्यावरणीय सस्टेनेबल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्राध्यक्ष सरकारों को प्रमुख को जारी किया गया है। भूमि के सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन यानी रिस्टोर करने के लिए लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आबिदजान घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये आबिदजान काल क्या है, इसको संबंध किससे है आपको ध्यान रखना है, डेजर्टिफिकेशन वाले कॉम्पैक्ट से यानी यूएनसीसीडी से। COP15 जो है उसमें भूमि और जीवन की विरासत घोषणा है। यह यूएनसीसीडी की प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक भूदृश्य 2 के निष्कर्षों को संशोधित करता है। अदर रिलेटेड पहल की बात करें तो ड्रॉट इन नंबर 2022 रिपोर्ट जो है जारी की गई। इसके अलावा भूमि के लिए व्यवसाय पहल और साहेल प्रदेश जो है अफ्रीका में सोर्सिंग चैलेंज, इसके बारे में बात की गई। ड्राटलैंड के बारे में बात की गई। ये यूएनसीसीडी का नया जन जागरूकता अभियान है। नेक्स्ट पॉल्यूशन की बात करें, लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या न्यूज में है, तो 2022 में हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक का आयोजित किया गया। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं डार्क स्काई वीक के बारे में। तो यह एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, इसके टारगेट की बात करें, एम की बात करें तो यह प्रकाश प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रात्रिकालीन आकाश में आनंद उठाने के लिए आयोजित किया जाता है। प्रकाश प्रदूषक जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये प्रकाश प्रदूषण से आशय अत्यधिक व गलत दिशा में बाधा डालने वाले कृत्रिम, आमतौर पर आउटडोर प्रकाश से है। प्रकाश के घटकों में निम्नलिखित शामिल है, यानी इसमें कौन कौन कंपोनेंट शामिल है। तो इसमें देखेंगे ग्लेयर, तीव्र प्रकाश, इनकी चमक से अत्यधिक होती है जो देखने में असुविधा पैदा करते हैं। आकाशिक चमक यानी स्काई ग्लो, इससे क्या होता है, आबाद क्षेत्रों में रात्रि में आकाश का चमकना। तीसरा क्या है, प्रकाश के अनुचित उपयोग, वैसी जगहों पर प्रकाश का उपयोग किया जाना जहां इनकी आवश्यकता नहीं होती। चौथा है प्रकाशीय अव्यवस्था, प्रकाश स्रोतों पर भ्रामक अत्यधिक समूहन। अब इसको जो है वे टू टैकल लाइट पोल्यूशन, यानी बात करें तो प्रकाश प्रदूषण से निपटने का तरीका है। प्रदर्शनों और रोशनी के लिए एलईडी तकनीकों एवं हरित ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना। अधिक चमक वाले विज्ञापनों से बचना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करें प्रकाश प्रदूषण पक्षियों और लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो प्रकाश प्रदूषण जो है दिन और रात दोनों के समय सक्रिय रहने वाले पक्षियों कई प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। प्रकाश के कारण जो है टकराव होता है। ठीक है, प्रकाश के कारण जो है दिशा में भ्रम होता है, जैविक चक्र में बाधा डालते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में जो है बाधा डालते हैं, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। अब सेकंड न्यूज़ देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा जो पॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट, वो क्यों न्यूज में है। तो सबसे पहले न्यूज है एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंध करना, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो जैसा आपको पता है कई बार बैन हो चुका है, दिल्ली में बैन है लेकिन यूज हो रहा है। तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को निर्मित अनेक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि आदर्शवादी बातें हैं, व्यवहार में हुआ नहीं है। ठीक है, इसके लिए इतना न्यूज काफ़ी है। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ समय पहले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
अधिनियम संशोधन 2021 अधिसूचित किया। इसके तहत उनका निर्माण, आयात, स्टॉकिंग और वितरण, बिक्री, उपयोग प्रतिबंधित है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक का उत्पादों पर प्रतिबंध लागू नहीं है। ठीक है, काम खत्म इसका, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो ये है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021। इसके अंतर्गत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं, प्लास्टिक स्टिक की बात किया है, पैकेजिंग यानी कटलरी वस्तुएं, पैकेजिंग, रैपिंग फिल्म, अन्य जो है वस्तुएं जिनका बात करें तो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक हैं, यानी पीवीसी के बैनर, स्टिरर, पॉलीस्टीरीन, थर्माकोल, ये सजावटी सामान, ये सब जो है बैन है इसके अंतर्गत। अब ये दिया इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो है, यानी जो कचरा प्रबंधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न उसके बारे में दिया गया है। तो हालांकि उसको आपको पढ़ना हो तो आपको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सरकार ने प्रतिबंध लागू कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शुभांकर यानी मस्कट, तो जनता के बीच अधिक जागरूकता फैलाने के लिए जो है व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए प्रकृति को जो है शुभांकर बनाया गया है। हालांकि प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। ई गवर्नेंस पोर्टल और ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के एकल उपयोग प्लास्टिक से उन्मूलन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के राष्ट्रीय डैशबोर्ड का आरंभ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग को प्रतिबंधित उत्पादन पर लगे उद्योगों प्लास्टिक और कच्चे माल को आपूर्ति नहीं करेंगे। अदर इससे रिलेटेड जो है सुर्खियों की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात भारत के शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में शामिल है। ठीक है, भारत के शीर्ष अपशिष्ट उत्पादकों में शामिल है। इसके अलावा यह निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा देखते हैं पुनीत सागर अभियान, ये क्या है? यह यूनेप के राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह इस कदम का उद्देश्य पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटना है। इसका लक्ष्य है स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना, उन्हें समुद्र तटीय और नदी किनारों पर स्वच्छता बनाए रखने को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी जो सिनारियो 2060, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने जो है ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनारियो 2060 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, मोटा मोटा देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन 2022 नियम अधिसूचित किया है। इन नियमों का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचित किया गया है। इसके कुछ की प्रोविज़न देख लेते हैं। तो परिभाषा की बात करें, ई वेस्ट की परिभाषा की बात करें, इसमें क्या क्या शामिल है? इसके अंतर्गत ऐसे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें अपशिष्ट रूप में छोड़ दिया जाता है। साथ ही इसमें वे उपकरण ऐसे शामिल होते हैं जिन्हें विनिर्माण, नवीकरण, मरम्मत प्रक्रिया द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। ये नियम किन पर लागू होंगे, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये नियम जो है ई अपशिष्ट प्रसंस्करण में शामिल प्रत्येक विनिर्माता उत्पादनों, मरम्मत, विघटन, पुनर्चक्रण वाले पर लागू होंगे। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रमाण पत्र जो है जारी किया जाता है। थोड़ा सा ई अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े विनियमन के बारे में देख लेते हैं। तो 1989 से पूर्व की बात करें, इस अवधि से पहले ई अपशिष्ट प्रबंधन कोई भी नियम, कानून या रेगुलेशन नहीं था। फिर आया 1989 से 2003, इसमें आया खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम। इसके बाद 2008 आया। 2008 में आया पर्यावरण के अनुकूल ई अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अप्रैल 2008 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए। 2011 में क्या हुआ? 2011 में ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम लागू हुआ। 2016 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किया गया। उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन के अवधारणाओं को लागू किया गया। फिर 2018 आया, इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 संशोधन लागू किया है। ध्यान रखना ये किसके अंतर्गत ये शक्तियाँ प्रदान की गई है?
पर्यावरण वन मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। विनिर्माताओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्पादनकर्ताओं की क्या, पुनर्चक्रण करने वालों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब भारत में जो है ई अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो है अपशिष्ट उत्पादक जो है भारत है। भारत में लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है वेस्ट का उत्पादन करता है। 2050 तक इसका 40 गुना बढ़ने का जो है अनुमान है। और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, दूर संचार क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र उपकरण, विद्युत उपकरण, ये सामान जो है शामिल होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, इसको देख लीजिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया गया है। तो इसका आशय पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी उत्तरदायित्व से इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उत्पादनकर्ताओं द्वारा ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण किया जाता है। यह कार्य पर्यावरण के अनुकूल होता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का केवल 1.5% 1.5% जो है संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का विघटन और पुनर्चक्रण करने के लिए अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, छठे न्यूज के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है कन्वेंशन क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घ अवधि कार्बनिक प्रदूषकों को समीक्षा समिति की 18वीं बैठक हुई। ठीक है, इससे क्या निकल के आया, इस समिति ने विचाराधीन 5 रसायनों के बारे में 4 समीक्षा की। 5 रसायन कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है डीक्लोरिन प्लस, UV3228, मीडियम चैन क्लोरिनेड पैराफ्लिक्स यानी ज्वालामंदक, लॉन्ग चैन पर फ्लोरोकार्बोनिलिक एसिड, इसके अलावा क्लोरोपैरेसिस कीटनाशक की। ठीक है, अब कुछ शब्दावली के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण बने रहते हैं, सजीवों में जैव संचित होते रहते हैं, मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, स्रोत से काफ़ी दूर जो है यात्रा कर पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब थोड़ा सा स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, कुल न्यूज़ में यही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कन्वेंशन में। तो यह एक वैश्विक कानूनी रूप से क्या है, ये ध्यान रखना, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है स्टॉकहोम कन्वेंशन। 2001 में इसे स्वीडन स्टॉकहोम में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत इसका एक पक्षकार है। उद्देश्य क्या है, मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण की रक्षा करना। 186 जो है इसकी पार्टीज है। भारत 2006 में इसकी पुष्टि की। ठीक है, इसकी पुष्टि नहीं करने वाले देशों में जो है अगर बात करें कौन कौन से शामिल है, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, मलेशिया। अनेक्स ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें, इसमें कुछ कैटेगरी दी गई है, इसके बारे में देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है रॉटरडम कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन बता रहे हैं ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्व सूचित सहमत की अनुशंसा की गई है। रासायनिक समीक्षा समिति इप्रोडियोन और टर्बोफोस नामक 2 खतरनाक कीटनाशकों की सिफारिश की गई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इप्रोडियोन की। लताओं, फलों और वृक्षों, सब्जियों पर उपयोग किया जाने वाला कीट कवकनाशी है। इसे कैंसर और पुनरुत्पादन के लिए विषाक्त के रूप में जाना जाता है। इसके बाद टर्बोफोस की बात कर लें। टर्बोफोस क्या है, ये जो है मृदा कीटनाशक है। इसे आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर, आलू में इस्तेमाल किया जाता है। 2015 में जो है अनुपम वर्मा समिति रिपोर्ट के माध्यम से जो है देखेंगे भारत में इन रसायनों को उपयोग की अनुमति दी गई थी। भारत टर्बोफोस का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है। अब इसमें कुछ शब्दावली दी गई है जिसमें बात की गई है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। ये जो है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है ये जो है
यह प्रक्रिया रॉटरडम कन्वेंशन का एक प्रावधान है। यह प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के भावी शिपमेंट से प्राप्त के इच्छुक आयातक पक्षकारों के निर्णय को औपचारिक प्राप्ति प्रसार के लिए एक तंत्र है। इसके तहत कन्वेंशन अनुबंध 3 में अनुसूचित खतरनाक रसायनों के निर्यातक पक्षकारों द्वारा इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। कुल मिलाकर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रॉटरडम किससे संबंधित है? रॉटरडम जो है खतरनाक जो रसायन है उनके ट्रेड से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ही रॉटरडम कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये कब लागू हुई? 1998 में रॉटरडम में एक हुआ था प्लेटिनोपोटोरिजिस सम्मेलन, इसमें अपनाया गया, 2004 में लागू हुआ था। इसमें क्या उसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इसमें खतरनाक रसायनों को व्यापार के संबंध में देशों द्वारा सूचित निर्णय लेने में मदद करना है। इसमें 72 हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो इसमें जो है खतरनाक जो है पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल रसायन जो है शामिल है, और ये कानूनी रूप से बात करें तो बाध्यकारी दायित्व है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, लीगली जो है बाध्यकारी दायित्व है। इसके अलावा खतरनाक रसायनों के से संबंधित है। अब रिपोर्ट एंड इंडेक्स की बात करें तो फटाफट देखते हुए चलते हैं। स्टेट ग्लोबल वाटर रिपोर्ट्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 किस द्वारा जारी किया जाता है? वाटर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। अब सेकेंड रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। सेकेंड रिपोर्ट की बात करें तो लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। थर्ड जो करंट अफेयर की सीरीज होगी उसमें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एक साल के न्यूज है उसको हम देखेंगे। तो आपको ये करंट अफेयर सीरीज कैसी लगी? इसके अलावा हमारी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप देखिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी एंड IAS पर। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस थोड़ी सी पसंद आ रही है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर में।